देखिए, कोशिश करने वालों के लिए इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि आपको पुलिस बनना है या फिर आपको पीसीएस क्वालीफाई करना है, तो आप अपना दृढ़ निश्चय मजबूत रखिए और सही दिशा में प्रयास कीजिए, आप इस काम को ज़रूर कर लेंगे। देखिए, आज है 11 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल और साथ में डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला दिन है, प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, 10 सितंबर को हर साल हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं और 2022 के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। और देखिए, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने की थी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा है जिसमें बताया गया कि हर साल लगभग 8 लाख लोग जो है ये आत्महत्या की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। और इन आत्महत्या करने वाले लोगों में सबसे अधिक मामले देखे जाते हैं 15 से 29 वर्ष के लोगों के, ठीक है। यानी कि 15 से 29 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं ये सबसे अधिक सुसाइड करते हैं पूरी दुनिया में। और देखिए, खास बात और है, जो अधिकतर सुसाइड केस हैं ये अविकसित देशों में जैसे कि बांग्लादेश वगैरह हो गया, पाकिस्तान हो गया, और विकासशील देशों में देखने को मिलते हैं जैसे कि भारत वगैरह हो गया। और दूसरा प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को हम हिमालय दिवस मनाते हैं। तो देखिए, हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार 9 सितंबर 2015 को उत्तराखंड के जो है 2015 के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो है इसकी घोषणा की थी, यानी कि 2015 में पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा, 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम रखी गई है हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हित की रक्षा होगी। और देखिए, हिमालय के बारे में 3 सबसे फेवरेट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से पहला है कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, हिमालय की ऊंचाई है 8,849 मीटर और हिमालय जो है आपका 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये तीनों पॉइंट याद रखिए, 3 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे और 4 नंबर कंफर्म बन जाते हैं। तो चौथा नंबर मिलेगा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है इसको याद रखने से, और इसकी थीम याद कर लेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। थीम है 2022 की हिमालय दिवस की कि हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हित की रक्षा होगी। तो सबको याद भी हो गया होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखिए, जो आपके एरोन फिंच हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और ये जो है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी हैं। वर्तमान में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बकवास चल रही है। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये अपना 11 सितंबर को यानी कि आज जो है आखिरी वनडे मैच खेलेंगे, इसके बाद नहीं खेलेंगे, ठीक है, संन्यास ले लेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 145 वनडे मैच खेलने वाले जो आपके एरोन फिंच हैं ये इस फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन से वर्तमान में जूझ रहे हैं। पिछली 7 पारियों में इनके बल्ले से केवल 26 रन बने हैं। तो इसलिए सोच रहे हैं कि यार मैं वनडे मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, चलो इसे इस्तीफा दे देता हूँ, मतलब संन्यास ले लेता हूँ। तो एरोन फिंच याद रखेगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन है और ये वनडे क्रिकेट से जो है संन्यास ले रहे हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 2 नए जिलों शक्ति और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन किया। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल, इन्होंने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है। पहले का नाम है शक्ति और दूसरे का नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले जो है जब इसका निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था सन 2000 में, तो उस समय छत्तीसगढ़ में केवल 16 जिले थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर का नाम तो मैंने बता ही दिया है, भूपेश बघेल, और पॉपुलेशन यहाँ की है 2.94 करोड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। तो देखिए, सुनील लांबा को अभी हाल ही में सिंगापुर में जो है मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
यहाँ पे फोटो भी आपको दिख रही होगी। देखिए अभी हाल ही में सिंगापुर के जो रक्षा मंत्री हैं डॉक्टर एनजी इंगहेन, इन्होंने 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में जो है राष्ट्रपति की ओर से एडमिरल सुनील लांबा सेवानिवृत्त और मेधावी सेवा को जो है मेधावी सेवा पदक प्रदान किया है। और अगला प्रश्न ये किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया। देखिए ये राज्य आपका बिहार है, बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। देखिए जो आपका बिहार का जितना भी एग्जाम लगा हुआ है, याद रखिएगा ये प्रश्न उसमें एक नंबर आपको दिलाएगा, तो ध्यान सुनिए। देखिए बिहार में जो ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है, ठीक है, इसको गया जी डैम नाम दिया गया है क्योंकि ये गया जी में बनाया गया है। और देखिए इसके निर्माण से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में पूरे साल कम से कम 2 फीट जल जो है ये उपलब्ध रहेगा। और आपको बता दूं इसको गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया, इसको याद रखिएगा। और इस डैम के बनने के साथ ही सालों से सूखी पड़ी जो फल्गु नदी है इसमें अब 10 फीट तक जो है पानी भरा रहेगा। और देखिए 411 मीटर लंबा है ये डैम और 3 मीटर ऊंचा है। और ये रबर डैम 312 करोड़ की लागत से बनाया गया है। कहाँ पर? बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर। देखिए गया जो है ये फेमस किस लिए है, यहाँ पर जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं यहाँ पर ये अपने पूर्वजों का पिंडदान करने जाते हैं, ठीक है। और बहुत समस्या होती थी जब इन मतलब कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों का पिंडदान करने वहाँ पहुँचता था फल्गु नदी पे, तो उसमें पता चलता था नदी में पानी नहीं है, तो वहाँ पे गड्ढा खोदना पड़ता था। गड्ढे में फिर जो है थोड़ा बहुत पानी जो है जमीन से एक तरीके से कहता है उगरना, ठीक है, तो वहाँ से पानी जो है थोड़ा सा निकलता था गड्ढे में, तो उसी में वो लोग पिंडदान करते थे। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने सोचा क्यों ना इसको इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे नदी में पानी बना रहे, तो इसलिए यहाँ पर रबर डैम बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा रबर डैम है ये बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है, जो कि 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। और ये डैम 312 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये सारे पॉइंट याद रखिए, 4-5 प्रश्न आपको एग्जाम में इससे संबंधित मिल जाएंगे। अगला कि फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए गौतम अडानी जो है ये वर्तमान में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ है 129.16 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी सूची में दूसरे स्थान पर हैं, इनकी टोटल नेटवर्थ है 94.57 बिलियन डॉलर। और तीसरे स्थान पर सापुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार है, इनकी टोटल संपत्ति है 32.35 बिलियन डॉलर। और भारत के जो चौथे सबसे अमीर व्यक्ति इनका नाम है राधा किशन दमानी, इनकी टोटल नेटवर्थ है 27.53 बिलियन डॉलर। और अजीम प्रेमजी जो है इस सूची में 5वें स्थान पर हैं, इनकी टोटल नेटवर्थ है 21.94 बिलियन डॉलर। और जो साइरस एस पूनावाला हैं ये जो है भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ है 20.42 बिलियन डॉलर। और जो आपके शिव नादर हैं ये जो है आपके 19.73 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति कुमार मंगलम बिरला हैं, इनकी टोटल नेटवर्थ है 19.25 बिलियन डॉलर। और 9वें स्थान पर आदि गोदरेज परिवार है, इनकी टोटल नेटवर्थ है 17.60 बिलियन डॉलर। और देखिए शेखर बजाज, नीरज बजाज, राजीव बजाज और संजीव बजाज, ठीक है, तो ये जो है संयुक्त रूप से भारत के 10वें सबसे अमीर लोग हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ है 15.21 बिलियन डॉलर। और यहाँ पे कुछ आंकड़े मैं आपको दूंगा। देखिए फॉर्च्यून इंडिया जो है इसकी 2022 के लिए जो भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची है, तो इसमें जो आपके भारत में जितने भी टोटल अमीर लोग हैं मतलब टोटल 142 अरबपतियों की इसमें बात की गई है। तो भारत में स्थित टोटल 142 अरबपतियों की जो सामूहिक रूप से संपत्तियां की गई है ये आपकी यहाँ की गई है 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 66.36 ट्रिलियन रुपए। और देखिए संपत्ति प्रबंधन फर्म वाटरफील्ड एडवाइजर के सहयोग से इस सूची को बनाया गया है और ये सूची है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की। तो ये सूची मुख्य रूप से सूचीबद्ध फर्मों के उद्योगपतियों की संपत्ति पर आधारित है। और देखिए फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति जो आपके गौतम अडानी हैं, इन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए, देखिए अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक है। और इन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो है 129.16 बिलियन
अमेरिकी डॉलर यानी कि 10.29 ट्रिलियन रुपए की कुल संपत्ति के साथ जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। ये चीज़ें मैंने आपको लिस्ट में बताई अभी। और इसी भी जो आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी है, इनकी कुल संपत्ति 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन मानवाधिकार आयोग का प्रमुख नियुक्त किया। देखिए, जो आपका यूएन मानवाधिकार आयोग है, इसके नए चीफ बना दिए गए हैं वोल्कर टर्क। और वोल्कर टर्क जो है ये आपकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहाँ के एक जो है वरिष्ठ राजनयिक हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के वोल्कर टर्क को यूएन मानवाधिकार आयोग का चीफ बना दिया गया है। और इनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। देखिए, चीन में जो आपके उइगर मुसलमान हैं, ठीक है, उन पर चीन बहुत ही अत्याचार कर रहा है। वो जेसीबी लगाकर उनकी कब्रें खोद कर फेंकवा दे रहा है। जितने भी मस्जिद वगैरह बने हैं वहाँ पे उनको उखाड़ फेंक रहा है। और साथ ही चीन में जो है देखिए दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लग गया है, नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं सड़क पे कहीं भी। तो ये सारी चीज़ें मतलब उन पर अत्याचार जो हो रहा है, तो इन सबको देखते हुए उन पर एक्शन लेने के लिए वोल्कर टर्क को अपॉइंट किया गया है यूएन मानवाधिकार आयोग का चीफ। देखिए, जो आपके वोल्कर टर्क हैं, ये इस पद पर आसीन रही मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे, ठीक है। तो मिशेल बाचेलेट जो है ये यूएन मानवाधिकार आयोग की पहले चीफ हुआ करती थी, लेकिन अब ये खत्म हो गई, मतलब एक तरीके से इनको इनके पद से हटाकर वोल्कर टर्क को अपॉइंट कर दिया गया। अगला कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी है। तो देखिए, द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली जो आत्मकथा है, इसको लिखा है योगेंद्र सिंह यादव ने। आपने अगर बॉर्डर फिल्म देखा होगा तो उसमें एक सैनिक होते हैं योगेंद्र यादव, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है ये। और इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, आत्मकथा जो आपकी है ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, ठीक है। तो ये सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार मेजर मानद कप्तान योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त की जो है ये प्रेरक कहानी के बारे में है। देखिए, 1999 में जो कारगिल संघर्ष हुआ था, तो इसमें योगेंद्र यादव के कार्यों के लिए जो है ये जो पुस्तक लिखी गई है उनके द्वारा, ये आत्मकथा, तो इसको जो है सृष्टि पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि 1999 के कारगिल हीरो योगेंद्र सिंह यादव की एक पुस्तक लॉन्च हुई है, आत्मकथा लॉन्च हुई है, इसका नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की। तो देखिए, वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया है ओडिशा की सरकार ने। देखिए, ओडिशा की सरकार ने हाल ही में छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना शुरू की है। और इस नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और इसे 5 साल की अवधि के लिए जो है ओडिशा में लागू किया जाएगा। देखिए, होता क्या है इस मतलब देखिए इस योजना में क्या होगा, आपने देखा होगा छत से जो पानी है उसको पाइप के माध्यम से, ऐसे मान लीजिए आपका छत है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी आता रहता है, फिर ढाल बना रहता है, यहाँ से पाइप लगा के आप पानी को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो ये पानी वेस्ट होता है इसको अगर हम संचयित कर ले तो ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर को जो है मजबूत करेगा, यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक गड्ढा बनाया गया और इस गड्ढे में नीचे क्या किया गया, कंकड़ पत्थर पूरे भर दिए गए, बड़े बड़े पत्थर, और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर दी गई है, छोटे छोटे होल इसमें है। तो अब क्या होगा, चारों तरफ से जितना पानी होगा सब इसमें आएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने भी अप्लाई किया अपने घर में। मेरे घर पे जितना भी पानी निकलता है नहाने से, और मतलब जो भी पानी निकलता है वो सारा का सारा एक सेप्टिक टैंक में जाता है, नीचे जो है उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, सारा ज़मीन के अंदर सोख लेता है। तो आपको कभी मेरे घर आइए गोरखपुर तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आपको भी करना चाहिए, जो हमारा जितना भी हम जल यूज़ करते हैं ज़मीन से निकाल कर, ठीक है, उसको वापस ज़मीन में भेजने का तरीका आपको अपनाना चाहिए। देखिए, ओडिशा के बारे में बात करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम लॉन्च किया। तो देखिए, बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम को एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में गुजरात में शुरू किया है। देखिए, बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है, इस सेवा के अंतर्गत जो है जो एचडीएफसी बैंक होगा इसके ग्रामीण बैंकिंग विभाग जो है इसने बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम को इसलिए लॉन्च किया है ताकि एक व्हीकल्स पर एटीएम वगैरह लगा दिया जाए और इसको गांव गांव भेज दिया जाए, ठीक है।
जो भी गांव 10 से 25 किलोमीटर दूर पर दूर दराज स्थित है, दूर दराज क्षेत्र में, तो उन सभी के लिए शुरू किया गया है। देखिए आपने देखा होगा गांव में जो है एटीएम वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए लोग 20-25 किलोमीटर दूर चल कर जाते हैं पैसे निकालने। लेकिन इस बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत जो है, जो ये वैन होंगे ये गाँव में जाएंगे और लोग उसमें एटीएम से पैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था, बताइए। अगला कि हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है, नाम बताइए इस देश का नाम बताइए। और तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया, बताइए। चौथा प्रश्न कि सितंबर 2022 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किन दो देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, बताइए। और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल लिटरेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया था, बताइए। देखिए इसको मनाते हैं 8 सितंबर को। और देखिए अभी हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। और इन शहरों के अगर आपको नाम जानने हैं तो आप परसों का वीडियो देख डालिएगा। अगला कि किस व्यक्ति को इंडिगो एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पीटर एल्बर्स। और देखिए जो तमिलनाडु की सरकार है इसने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है। और जो आपके यू ललित हैं जो कि भारत के चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में, तो इन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा के नए केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।